नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम बल्कि कह सकते हैं दिल जैसे हिस्से पर बात करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल और नोट्स हैं और कोशिश यही रहेगी कि इनसे वो खास बातें निकालें जिनसे ये समझ बने कि भाई ये अधिकार हैं क्या, कहाँ से आए और हम नागरिकों के लिए इनकी अहमियत क्या है। हाँ, और देखेंगे कैसे ये बने, कैसे बदले भी। और हाँ, वो इमरजेंसी जैसी मुश्किल घड़ियों में क्या होता है इनका। सही कहा। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं। ये हमारे लोकतंत्र की एकदम बुनियाद है। हाँ, बेस है बिल्कुल। संविधान का पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से 35 सब इन्हीं के बारे में है। अच्छा। और इन्हें पता है क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, ये तो काफी बड़ा टाइटल है। बिल्कुल। और ये नाम ही काफी है इनकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए। ये सिर्फ सरकार की पावर पर लिमिट ही नहीं लगाते, बल्कि हर सिटीजन की डिग्निटी, उसकी आजादी, उसको पक्का करते हैं। एक तरह से नागरिकों को दिया गया वादा है ये। नागरिकों को दिया गया वादा। अच्छा लगा ये। तो चलिए शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले ये आइडिया कहाँ से आया? ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या ये पूरी तरह से यहीं का है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जिक्र कई जगह मिलता है। देखिए, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों की प्रेरणा है वो मेनली आई है अमेरिका से। यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स है। अच्छा, अमेरिका से। हाँ, सोर्स 2, 3, 5 सब यही बताते हैं। पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बस कॉपी पेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि बस उठा लिया। संविधान बनाने वालों ने प्रेरणा ली और फिर उसे इंडिया के हालात, यहाँ की कल्चर, यहाँ की जरूरतों के हिसाब से ढाला। तो हाँ, इंस्पिरेशन बेशक बाहर से है, पर इसका जो रूप है वो एकदम भारतीय है। समझ गया। तो मतलब देख के सीखा पर बनाया अपने तरीके से, अपनी जरूरतों के हिसाब से। ठीक है। अब अगर इन अधिकारों पर आए तो हैं कौन कौन से ये? मतलब संविधान हमें कौन से मूल अधिकार देता है? क्या आप थोड़ा बता सकती हैं? जरूर। देखिए, जब संविधान बना था ना, तब शुरू में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। आज की डेट में 6 हैं। अच्छा, 7 से 6 हो गए। हाँ, उस पर आएंगे। तो अभी जो 6 हैं उनकी मोटी मोटी कैटेगरीज हैं। सोर्स 5 और 15 में इसका जिक्र है। पहला है समता का अधिकार, यानी इक्वालिटी। बिल्कुल, कानून के सामने सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं। यह है आर्टिकल 14 से 18। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें बोलने की आज़ादी, कहीं आने जाने की, बसने की, बिजनेस करने की, कई तरह की फ्रीडम है। आर्टिकल 19 से 22। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ जी। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब फोर्स्ड लेबर, बच्चों से काम करवाना, इन सब पर रोक। आर्टिकल 23, 24। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपना धर्म मानने, प्रैक्टिस करने, प्रचार करने की आज़ादी। आर्टिकल 25 से 28। पांचवां, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, खासकर माइनॉरिटीज के लिए, अपनी भाषा, कल्चर बचाने, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने का अधिकार। आर्टिकल 29, 30। और छठा, वो कौन सा है? और छठा, जो शायद सबसे खास है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32। इसी को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अच्छा, क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि ये वो अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों को असलियत बनाता है। अगर आपके किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसी आर्टिकल 32 के तहत। ये एक तरह की गारंटी है। वाह, ये तो सच में पावरफुल है। अच्छा, आपने शुरू में कहा कि पहले 7 अधिकार थे, अब 6 हैं। तो ये कौन सा हटा, इस पे तो बात करेंगे ही। पर ये जो 6 हैं, क्या इन पे कोई लिमिट नहीं है? मतलब मैं अपनी बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल कैसे भी कर सकता हूँ? नहीं, यही तो बात है। ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। यहीं पर संविधान एक बैलेंस बनाता है। वो खुद ही कहता है कि स्टेट यानी सरकार इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये क्या होता है? कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल, रीजनेबल मतलब जो वाजिब हो, जिसका कोई तर्क हो। ये रिस्ट्रिक्शंस कुछ खास वजहों से ही लग सकते हैं, जैसे देश की सुरक्षा का सवाल हो, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना हो, नैतिकता, स्वास्थ्य या दूसरे देशों से अच्छे रिश्ते बनाए रखने हो। अच्छा। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 19 आपको बोलने की आज़ादी देता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई हेट स्पीच दे या किसी को बदनाम करे, है ना? ऐसा करने पर कानून रोक लगा सकता है और वो रोक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मानी जाएगी। तो अधिकार है, पर जिम्मेदारियों के साथ। समझ गया।
तो अधिकार भी हैं और उन पर वाजिब रोक भी दोनों संविधान में ही लिखा है। अब आते हैं उस 7वें अधिकार पर जो लिस्ट से हट गया। कई सोर्सेज में जैसे 7, 8, 9, 10, 11 सब में इसका जिक्र है। कौन सा था वो और क्यों हटाया गया? हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। ये था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी। जी, पहले ये आर्टिकल 19(1)(f और आर्टिकल 31 के तहत एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में और उसके जरिए इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। सोर्स 5 और 10 इसे साफ बताते हैं। पर हटाया क्यों? क्या वजह थी? सोर्स 10 कुछ इशारा कर रहा था शायद, टकराव की बात। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। सोर्स 10 बताता है कि संपत्ति के मूल अधिकार की वजह से लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज और जुडिशरी यानी कोर्ट्स के बीच बहुत टकराव हो रहा था। टकराव किस बात पर? खास तौर पे तब जब सरकार जमींदारी खत्म करने या लैंड रिफॉर्म्स जैसे सामाजिक बराबरी लाने वाले कानून बनाना चाहती थी, तो ये संपत्ति का अधिकार बार बार आड़े आ रहा था। मामले कोर्ट में जाते थे, कानून अटक जाते थे। तो इस लगातार की खींचतान को खत्म करने और सोशलिस्ट लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा उस समय सोचा गया, सरकार ने इसे फंडामेंटल राइट से हटाने का फैसला किया। तो क्या ये अधिकार अब है ही नहीं, खत्म हो गया, या बस इसकी जगह बदल गई? सोर्स 9 और 11 इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, खत्म नहीं हुआ है। इसे फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट 3 से निकाला जरूर, पर संविधान में ही पार्ट 12 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A? हाँ, अब ये एक लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। इसका मतलब ये है कि सरकार आपकी संपत्ति आपसे छीन नहीं सकती सिवाय कानून के अधिकार के। मतलब अगर सरकार को आपकी जमीन चाहिए, मान लीजिए सड़क बनाने के लिए, तो वो एक प्रॉपर कानून बनाकर मुआवजा देकर ही ले सकती है। अच्छा, तो मतलब अभी भी अधिकार है पर लीगल, फंडामेंटल नहीं रहा। बिल्कुल, इसका स्टेटस बदल गया है। अब इसके उल्लंघन पर आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे बाकी फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं। इसकी लीगल हैसियत बदल गई है, जैसा सोर्स 9 और 11 में बताया है। ये समझना जरूरी था कि राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट क्यों और कैसे बना। चलिए अब एक और बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर आते हैं, इमरजेंसी। ये सवाल अक्सर आता है मन में और सोर्स 1 भी इसी पर है कि जब देश में इमरजेंसी लगती है तो क्या सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं? ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, पर ये पूरी तरह सच नहीं है। इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन के लिए संविधान में 2 खास आर्टिकल हैं, 358 और 359, और दोनों में फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है, ये जानना तो जरूरी है। आर्टिकल 358 सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब इमरजेंसी युद्ध या बाहरी हमले, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पर लगी हो। जैसे ही ऐसी इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम्स हैं, ना बोलने की, इकट्ठा होने की, घूमने फिरने की वगैरह, वो अपने आप सस्पेंड हो जाती हैं। अपने आप? मतलब प्रेसिडेंट के ऑर्डर की जरूरत नहीं? जी हाँ, इसके लिए प्रेसिडेंट के अलग से ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक है। और आर्टिकल 359 वो कैसे अलग है? आर्टिकल 359 का स्कोप ज्यादा बड़ा है। ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो इमरजेंसी के दौरान, चाहे वो किसी भी वजह से लगी हो, युद्ध, बाहरी हमला या सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, एक ऑर्डर जारी करके ये बता सकते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए नागरिक कोर्ट नहीं जा सकेंगे। अच्छा, तो यहाँ राइट सस्पेंड नहीं होता, कोर्ट जाने का अधिकार सस्पेंड होता है। बिल्कुल सही। मतलब अधिकार रहता है पर उसे इन्फोर्स कराने का यानी लागू करवाने का अधिकार सस्पेंड हो जाता है। और प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में बताते हैं कि ये रोक किन किन आर्टिकल्स पर लागू होगी। वो चाहें तो कुछ पर लगाएं, कुछ पर न लगाएं। तो क्या प्रेसिडेंट आर्टिकल 359 के तहत किसी भी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने पर रोक लगा सकते हैं? मतलब सभी पर? नहीं, यहीं पर एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है, एक बहुत महत्वपूर्ण बचाव। इसे 44th अमेंडमेंट 1978 ने जोड़ा था, शायद पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए। हाँ, क्या है वो? सोर्स ए इसी पर जोर देता है। इस अमेंडमेंट के बाद ये तय हो गया कि प्रेसिडेंट किसी भी हालत में, किसी भी तरह की इमरजेंसी में 2 फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड नहीं कर सकते। 2? कौन से 2? आर्टिकल 20 जो अपराधों के लिए सजा के मामले में प्रोटेक्शन देता है, और आर्टिकल 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। अरे वाह,
मतलब जीने का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 और अपराधों से जुड़ा प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 ये इमरजेंसी में भी बने रहते हैं। बिल्कुल। ये दो अधिकार इतने बुनियादी, इतने फंडामेंटल माने गए हैं कि इन्हें किसी भी हालत में, इमरजेंसी में भी नागरिकों से छीना नहीं जा सकता। इनका एनफोर्समेंट सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। ये वाकई संविधान की मजबूती दिखाता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि इन दो अधिकारों को कितना असेंशियल माना गया है। चलिए, इमरजेंसी वाला पॉइंट को काफी क्लियर हुआ। अब कुछ और स्पेसिफिक अधिकारों की बात करते हैं जो हमारे सोर्सेज में आए हैं। एक सवाल कभी कभी उठता है, सोर्स 2 में भी है, क्या मरने का अधिकार, राइट टू डाई, आर्टिकल 21 के जीवन के अधिकार का हिस्सा है? ये एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1996 में, जैसा सोर्स 2 में बताया है, ये साफ कर दिया था कि आर्टिकल 21 में गरिमा के साथ जीने का अधिकार तो है, डिग्निटी के साथ जीने का। हाँ, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। जी, लेकिन इसमें मरने का अधिकार या आत्महत्या करने का अधिकार शामिल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब जीवन को खत्म करने का अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, ये पोजीशन क्लियर है। जी। एक और अधिकार जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है, आरटीआई यानी सूचना का अधिकार। सोर्स 6 इस पर है। क्या आरटीआई फंडामेंटल राइट है? देखिए, आरटीआई एक्ट 2005 में आया और इसने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने में क्रांति ला दी है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, जैसा सोर्स 6 कहता है। लीगल राइट, फंडामेंटल नहीं। हाँ, मतलब ये सीधे सीधे पार्ट 3 में लिस्टेड फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। अच्छा, क्या ट्विस्ट? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपनी व्याख्याओं में ये कहा है कि जानकारी पाने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, असल में आर्टिकल 19(1)(a) में जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी का एक छुपा हुआ इम्प्लिसिट हिस्सा है। क्योंकि अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी तो आप एक्सप्रेस क्या करेंगे, बोलेंगे क्या? तो इसे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ माना जाता है, पर ये लिस्ट में अलग से मेंशन नहीं है। तो टेक्निकली ये लीगल राइट है, पर इसकी जड़ें फंडामेंटल राइट्स में हैं। ये दिलचस्प है कि कैसे एक लीगल राइट फंडामेंटल राइट से जुड़ सकता है। अच्छा, हमारे सोर्सेज में शोषण के विरुद्ध अधिकार का भी जिक्र था। सोर्स 18 में आर्टिकल 23 की बात है, जो बिगाड़ या फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाता है। ये कितना जरूरी है? अरे, ये बेहद जरूरी है। आर्टिकल 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त, भीख मंगवाना या जबरदस्ती बिना पैसे दिए काम करवाना, जिसे बेगार कहते थे, इन सब पर रोक लगाता है। हाँ, बेगार तो बहुत बड़ी समस्या थी। बिल्कुल, ये सीधे सीधे इंसान की गरिमा पर हमला था। ये आर्टिकल खासकर समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों, गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। और इसी तरह आर्टिकल 24 है, जो बच्चों को फैक्ट्री या खतरनाक कामों में लगाने से रोकता है। ये अधिकार असल में सोशल जस्टिस की नींव रखते हैं। और सोशल जस्टिस की बात चली है तो फिर राइट टू इक्वालिटी वाले आर्टिकल्स भी बहुत अहम होंगे, जैसे आर्टिकल 15, जिसका जिक्र सोर्स 17 में है। हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 15 तो कहता है कि स्टेट किसी भी नागरिक से सिर्फ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, ये भी कहता है कि दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों जैसी पब्लिक जगहों पर जाने से किसी को इन आधारों पर रोका नहीं जा सकता। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी उस समय के समाज के लिए। हाँ, ये तो सामाजिक बराबरी की गारंटी देता है। एकदम। और इसी कड़ी में फिर आर्टिकल 17 आता है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का खात्मा। सोर्स 16 में इसका जिक्र है। हाँ, अनटचेबिलिटी। इसे तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और इसे एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। ये हमारे समाज की एक बहुत पुरानी और गहरी बुराई पर सीधा हमला था। एक तरह की सामाजिक क्रांति थी ये। और आर्टिकल 18 भी है, उपाधियों का अंत। जी, आर्टिकल 18 ये मिलिट्री या एकेडमिक सम्मानों को छोड़कर बाकी सब तरह की उपाधियों, टाइटल्स पर रोक लगाता है। जैसे पहले राजा, महाराजा, राय बहादुर, सर जैसी उपाधियां होती थीं। हाँ, होती थीं। उन सबको खत्म कर दिया गया। ये भी बराबरी के सिद्धांत को मजबूत करता है। ये दिखाता है कि नए भारत में किसी की हैसियत जन्म या पुरानी उपाधियों से नहीं, बल्कि कानून की नज़र में बराबरी और उसकी अपनी योग्यता से तय होगी। सही बात है। ये सारे प्रावधान मिलकर वाकई एक ज्यादा बराबर और न्याय वाले समाज का नक्शा बनाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा पीछे हटकर सोचते हैं, इन अधिकारों को संविधान में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई?
क्या सोच थी हमारे संविधान बनाने वालों की? सोच 4 में पंडित नेहरू का एक कोट है शायद। हाँ, वो बहुत ही गहरी बात है। पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि हमें फंडामेंटल राइट्स को किसी खास वक्त की मुश्किलों के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इन्हें एक ऐसी चीज समझना चाहिए जिसे हम संविधान में स्थायी परमानेंट बनाना चाहते हैं। परमानेंट। हाँ, ये सोच दिखाती है कि वो इन अधिकारों को कितनी दूर तक देख रहे थे। ये वक्त के साथ बदलने वाली राजनीति से ऊपर एक हमेशा बने रहने वाले सिद्धांत के तौर पर इन्हें स्थापित करना चाहते थे। और इसी तरह की एक और बड़ी पावरफुल बात सोर्स 5 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन के हवाले से है। बिल्कुल, डॉक्टर राधाकृष्णन ने फंडामेंटल राइट्स को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ किया गया एक समझौता कहा था। A pledge to our people and a pact with the civilized world. वाह, सभ्य दुनिया के साथ समझौता। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। ये इन अधिकारों को सिर्फ एक देश का कानून नहीं, बल्कि एक मॉरल कमिटमेंट, एक यूनिवर्सल आदर्श के रूप में देखता है। ये दिखाता है कि ये अधिकार सिर्फ कानून की बातें नहीं, बल्कि हमारी कलेक्टिव सोच, हमारी उम्मीदों का प्रतीक है। ये बातें तो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। नेहरू का परमानेंस पर जोर, राधाकृष्णन का इसे एक नैतिक वादा बताना, और ये सब कहीं ना कहीं उस आइडिया से जुड़ता है कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। सोर्स 2 में केशवानंद भारती केस का जिक्र है, क्या ये वही है? हाँ हाँ, बिल्कुल। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक लैंडमार्क है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है ये? कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने की पावर तो है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन पार्लियामेंट इस पावर का इस्तेमाल करके संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या बदल नहीं सकती। अच्छा, तो पार्लियामेंट भी सब कुछ नहीं बदल सकती? नहीं, अब कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की कोई फिक्स्ड लिस्ट तो नहीं दी, पर समय समय पर बताया है कि क्या क्या इसमें आता है, जैसे लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, कानून का राज और हाँ, फंडामेंटल राइट्स का जो सार है, खासकर जो समानता, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा से जुड़े हैं, वो इस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। जैसा सोर्स 2 में इशारा है, इन्हें आप आसानी से हटा या कमजोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेहरू चाहते थे कि ये अधिकार स्थायी हों, उसे एक तरह से कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में पक्का कर दिया कि इनका जो कोर है वो परमानेंट है, उसे पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती। बिल्कुल, आप इसे ऐसे जोड़ सकते हैं। ये दिखाता है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि ये संविधान की वो मजबूत नींव है जिस पर हमारा पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम खड़ा है। तो अगर हम समेटें तो ये अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं, पर भारतीय सांचे में ढले हैं। आज 6 मुख्य कैटेगरी हैं। संपत्ति का अधिकार अब लीगल राइट है, जिसके पीछे लेजिस्लेचर जुडिशरी का टकराव एक वजह थी। इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा नेहरू और राधाकृष्णन ने महसूस किया, ये स्थायी महत्व रखते हैं और नागरिकों को स्टेट की मनमानी के खिलाफ एक गारंटी देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की इस चर्चा से फंडामेंटल राइट्स की तस्वीर काफी साफ हुई है। हमने उनकी प्रेरणा, उनकी किस्में, राइट टू प्रॉपर्टी का बदलाव, इमरजेंसी में उनकी स्थिति और आरटीआई जैसे कुछ खास अधिकारों को समझा। और हाँ, नेहरू और राधाकृष्णन के नजरिए ने इनके गहरे मायने भी समझाए। ये सच में हम भारतीय नागरिकों के लिए हमारी आजादी और गरिमा की ढाल हैं। निश्चित रूप से ये अधिकार ही हैं जो सिटीजन और स्टेट के रिश्ते को सही मायने में डिफाइन करते हैं। ये पक्का करते हैं कि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है एक तरह से। बिल्कुल। जाते जाते बस एक सवाल या कह लें एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हमने सुना कि फंडामेंटल राइट्स स्थायी हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, पर समाज तो बदलता रहता है ना? हाँ, बिल्कुल बदलता है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए सोशल चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो स्थायी अधिकार हैं, इनकी व्याख्या, इनका इंटरप्रिटेशन समय के साथ कैसे विकसित होना चाहिए? कैसे ये पक्का हो कि ये अधिकार आज भी उतने ही रेलेवेंट और असरदार रहें जितनी हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी, और आने वाले कल की चुनौतियों का भी सामना कर सकें? इस पर सोचा जा सकता। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है।
आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच कहूं तो अक्सर चर्चा में रहने वाले हिस्से पर गौर कर रहे हैं। ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे पास जो सामग्री है उसमें संविधान के कुछ खास अनुच्छेद हैं और उनसे जुड़े कुछ अहम सवाल भी। तो कोशिश रहेगी कि इनके जरिए इस अधिकार के अलग-अलग पहलुओं को समझें। हाँ, तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भारत का संविधान अपने नागरिकों को धर्म के मामले में कौन-कौन सी आज़ादी देता है और क्या ये आज़ादी अनलिमिटेड है या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। और हाँ, क्या कुछ खास समूहों को जैसे अल्पसंख्यकों को कोई विशेष संरक्षण भी मिला है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 25 इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का आधार माना जाता है। आखिर ये कहता क्या है, विस्तार से बताइए। जी, अनुच्छेद 25 ये हर व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नागरिक नहीं, हर व्यक्ति को कुछ बहुत बुनियादी स्वतंत्रताएं देता है। पहली है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने मन में ईश्वर को माने, न माने, किसी भी रूप में माने, ये आपकी अपनी मर्जी है। दूसरी, अपने धर्म को अबाध रूप से बिना किसी रोक टोक के मानने का अधिकार और फिर उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार, मतलब जो भी पूजा पाठ रीति रिवाज हैं उन्हें निभाने का। और चौथा, उसका प्रचार करने का भी अधिकार। तो संक्षेप में, अपनी आस्था चुनो, उसे जियो और दूसरों को उसके बारे में बताओ, ये सब इसमें शामिल है। सुनने में तो ये काफी व्यापक लगता है, मतलब बहुत सारी आजादी हैं। पर सवाल उठता है, क्या ये पूरी तरह से खुली छूट है? क्या कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकता है? हमारे स्रोतों में जिक्र है कि कुछ सीमाएं हैं इस पर। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं। ये अधिकार असीमित बिल्कुल नहीं है। संविधान बनाने वालों ने इस पर काफी सोचा था। देखिए, अनुच्छेद 25 का खंड 1 खुद ही ये साफ कर देता है। ये कहता है कि ये जो सारे अधिकार हैं, मानने, आचरण करने, प्रचार करने के, ये 3 चीजों के अधीन हैं। वो हैं लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, सदाचार यानी मोरालिटी और स्वास्थ्य यानी हेल्थ। अच्छा, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। जी, मतलब अगर किसी धार्मिक काम या रीति रिवाज से समाज की शांति भंग होती है या आम नैतिकता के जो मान्य सिद्धांत हैं उनका उल्लंघन होता है या फिर लोगों की सेहत को कोई खतरा पहुंचता है, तो सरकार, मतलब राज्य, उस पर वाजिब युक्ति युक्त रोक लगा सकती है। ठीक है, तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है, व्यक्तिगत आजादी और समाज का हित। बिल्कुल सही कहा आपने। ये संविधान के संतुलन साधने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जरूरी है, पर समाज का, पब्लिक का हित भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये 3 तो मुख्य सीमाएं हो गईं, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। पर हमारे स्रोतों में सामाजिक कल्याण और सुधार की भी बात आई है। इसका क्या मतलब है? ये भी एक तरह की सीमा है या कुछ और है? हाँ, ये अनुच्छेद 25 के खंड 2 में आता है। ये राज्य को, यानी सरकार को, 2 और महत्वपूर्ण शक्तियां देता है जो धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती हैं। पहली शक्ति ये है कि अगर धर्म से जुड़ा कोई ऐसा काम है जिसका संबंध आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या किसी और सेक्युलर, मतलब दुनियावी गतिविधि से है, तो सरकार उसे रेगुलेट करने के लिए या उस पर रोक लगाने के लिए कानून बना सकती है। अच्छा, यानी धर्म के नाम पर होने वाले आर्थिक या राजनीतिक कामों पर नियंत्रण रखा जा सकता है? जी हाँ। और दूसरी शक्ति जो है वो सामाजिक कल्याण और सुधार से जुड़ी है। सरकार समाज की भलाई के लिए या फिर सार्वजनिक किस्म के जो हिंदू धार्मिक संस्थाएं हैं, उन्हें हिंदू समाज के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का कानून बना सकती है। ये महत्वपूर्ण है, सभी वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान। और इसी से जुड़ा एक खास उदाहरण हमारे स्रोतों में था, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना। क्या ये भी इसी अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षित है? बिल्कुल। अनुच्छेद 25 में ही एक स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन 1 दिया गया है। वो साफ कहता है कि सिखों का कृपाण धारण करना और लेकर चलना उनके धर्म के पालन का ही एक अंग माना जाएगा। तो हाँ, ये उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। ठीक है। अब एक और सवाल जो हमारे स्रोतों में था, वो थोड़ा घुमाकर पूछा गया था। सवाल था कि अनुच्छेद 25 किसके अधीन नहीं है, और विकल्पों में एक मानववाद, ह्यूमनिज्म भी था। तो क्या हम ये मान ले कि संविधान में जो सीमाएं लिखी हैं वो बस वही 3 हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, मानववाद जैसी चीज सीमा नहीं है? सीमा के तौर पर नहीं है। तो हाँ, अगर सवाल यह है कि संविधान में सीधे तौर पर क्या लिखा है, तो वो यही 3 सीमाएं हैं।
हाँ, लेकिन व्याख्या करते समय अदालतें व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखती हैं, पर लिखित सीमा यही है। साथ में वो सामाजिक सुधार वाला पहलू भी है। समझ गई। अच्छा, आपने अभी हिंदू धार्मिक संस्थाओं का जिक्र किया और अनुच्छेद 25 में भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल है। संविधान के नजरिए से इस हिंदू शब्द का क्या मतलब है? इसमें कौन-कौन शामिल माने जाते हैं? हाँ, ये भी अनुच्छेद 25 के एक और स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है। जहां भी संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग होता है, तो संविधान कहता है कि इसका अर्थ लगाया जाएगा कि इसमें सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। तो कानूनी तौर पर इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इन सबको एक समूह में रखा गया है। अच्छा, सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल है, लेकिन पारसी वो नहीं है। जी नहीं, पारसी इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। तो ये तो हुई व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की बात। अब अगर हम धार्मिक समूहों या संप्रदायों की बात करें, क्या उन्हें भी अपनी संस्थाएं बनाने, चलाने ऐसे कुछ अधिकार मिले हैं? हाँ, जरूर। इसके लिए हमें अनुच्छेद 26 को देखना होगा, जो अनुच्छेद 25 से काफी जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 26 हर धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को कुछ अधिकार देता है, जैसे धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों मतलब चैरिटेबल कामों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और उन्हें चलाना, पोषण करना, अपने धर्म संबंधी मामलों का खुद प्रबंधन करना, चल और अचल संपत्ति मतलब जमीन जायदाद अर्जित करना और उसका स्वामित्व रखना, और ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। तो ये अधिकार भी समूहों को मिले हैं, लेकिन क्या इन पर भी वही लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य वाली सीमाएं लागू होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 26 की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है कि ये अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए मिलेंगे। तो सीमाएं यहां भी लागू हैं। ठीक है। अब एक और अहम सवाल, टैक्स का पैसा और धर्म। क्या सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए या उसकी उन्नति के लिए आम जनता से वसूला गया टैक्स का पैसा इस्तेमाल कर सकती है या कोई खास टैक्स लगा सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके लिए अनुच्छेद 27 है, जो बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसकी आय मतलब जिसका पैसा किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में मतलब उसे बढ़ाने या उसके रखरखाव में खर्च किया जाना है। अच्छा, मतलब टैक्स के पैसे से किसी खास धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। सही कहा। ये भारत के सेक्युलर पंथ निरपेक्ष चरित्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि सरकार टैक्स के मामले में सभी धर्मों से एक समान दूरी बनाए रखेगी। ये स्पष्ट है। अब आते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। स्कूलों, कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा का क्या नियम है? मान लीजिए कोई स्कूल पूरी तरह से सरकारी पैसे से चल रहा है, फुली फंडेड बाय द स्टेट, वहां क्या होगा? इसके लिए अनुच्छेद 28 है जी। और वो बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई शिक्षण संस्थान पूरी तरह से राज्य निधि से पोषित है मतलब फुली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। कोई धार्मिक शिक्षा नहीं? जी, ये सरकारी संस्थानों को पूरी तरह से सेक्युलर रखने के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्कूल या कॉलेज ऐसा है जो सरकार से कुछ मदद लेता है या सरकार से मान्यता प्राप्त है पर पूरी तरह सरकारी नहीं है, जैसे एडेड स्कूल या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। हाँ, ऐसी संस्थाओं के लिए नियम थोड़ा अलग है। अनुच्छेद 28(3) इस बारे में है। वो कहता है कि ऐसी संस्थाओं में जो राज्य से मान्यता प्राप्त हैं या राज्य निधि से सहायता पाती हैं, अगर कोई धार्मिक शिक्षा दी जाती है या कोई धार्मिक उपासना होती है, तो वहां पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को उसमें भाग लेने के लिए या उपस्थित होने के लिए तब तक मजबूर नहीं किया जाएगा जब तक उसने खुद सहमति ना दी हो। अच्छा, सहमति जरूरी है। हाँ, और अगर वो व्यक्ति नाबालिग है, माइनर है, तो उसके गार्जियन यानी संरक्षक की सहमति जरूरी होगी। मतलब अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। मर्जी हो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। बिल्कुल, ये व्यक्ति की अपनी पसंद और अंतःकरण की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। चलिए अब एक और बहुत चर्चित विषय पर आते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार। ये अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी शब्द हम बहुत सुनते हैं। भारतीय संविधान किन आधारों पर किसी समूह को अल्पसंख्यक का दर्जा देता है? हमारे स्रोत और संविधान, खासकर अनुच्छेद 30, इस पर बिल्कुल स्पष्ट हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की पहचान के केवल 2 आधार माने गए हैं। पहला है धर्म, रिलीजन, और दूसरा है भाषा, लैंग्वेज। सिर्फ धर्म और भाषा? जी, सिर्फ धर्म और भाषा।
इसका मतलब है कि कोई समूह या तो धार्मिक अल्पसंख्यक हो सकता है, जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, या फिर भाषाई अल्पसंख्यक हो सकता है, जैसे किसी राज्य में हिंदी भाषी बहुसंख्यक हों तो वहां तमिल या बंगाली बोलने वाले भाषाई अल्पसंख्यक होंगे। और नस्ल या जाति उसके आधार पर नहीं? नहीं, नस्ल या जाति के आधार पर संविधान अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देता है। ये दिलचस्प है कि आधार सिर्फ धर्म और भाषा है, पर क्या ये अल्पसंख्यक शब्द संविधान में कहीं परिभाषित है? मतलब इसका ठीक मतलब क्या है? कितने प्रतिशत से कम होने पर अल्पसंख्यक माना जाएगा? ऐसा कुछ? ये एक और ध्यान देने वाली बात है जो हमारे स्रोतों में भी आई है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल तो कई जगह हुआ है, खासकर अनुच्छेद 29 और 30 में, लेकिन इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अच्छा, परिभाषा नहीं दी गई है? नहीं, इसकी परिभाषा समय समय पर अदालती फैसलों और सरकारी नीतियों से विकसित हुई है। और एक और बात जो स्रोत बताते हैं वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में है। ये जो आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। मतलब इसे सीधे संविधान ने नहीं बनाया। ओह, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। नहीं, ये एक सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी। इसे संसद ने एक कानून पास करके बनाया था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। इसका मतलब ये हुआ कि संसद चाहे तो कानून में बदलाव करके इसकी शक्तियों या संरचना को बदल सकती है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है। तो अब सवाल ये है कि इन धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान क्या विशेष अधिकार या संरक्षण देता है? हाँ, अनुच्छेद 30 इन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार देता है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। अनुच्छेद 30 का खंड 1 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और चला सकते हैं। बिल्कुल, ये अधिकार उन्हें अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा, जैसा हमारे स्रोतों में भी संकेत है, सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं भी चला सकती हैं। जैसे प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम का जिक्र था, जिसका लाभ इन समुदायों को मिलता है। ठीक है। एक बात और कभी-कभी सुनने में आती है, शायद एक गलतफहमी हो। क्या राष्ट्रपति किसी अल्पसंख्यक समुदाय से, मान लीजिए उनके प्रतिनिधित्व के लिए, किसी सदस्य को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं, ये धारणा सही नहीं है। हमारे स्रोत भी इसे साफ करते हैं। राष्ट्रपति जी लोकसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते थे, जैसे पहले एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत होते थे, पर वो प्रावधान अब हटा दिया गया है। लेकिन किसी समुदाय के अल्पसंख्यक होने के आधार पर लोकसभा में मनोनयन का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, यानी लोकसभा में इस तरह का कोई कम्युनल या धार्मिक प्रतिनिधित्व मनोनयन के जरिए नहीं होता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब आखिर में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, सरकारी नौकरियां और धर्म। क्या किसी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर सरकारी नौकरी देने से मना किया जा सकता है या कोई भेदभाव हो सकता है? संविधान इस मामले में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अनुच्छेद 16 का खंड 2 है। वो साफ साफ कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में, मतलब किसी भी सरकारी नौकरी या पोस्ट के लिए, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, डिसेंट, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ न तो भेदभाव किया जाएगा और न ही उसे अपात्र ठहराया जाएगा। यानी पूरी तरह से रोक है भेदभाव पर। हाँ, समानता का ये एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है हमारे संविधान का। सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद भी है? क्योंकि हमारे स्रोतों में एक खास स्थिति का जिक्र था जहां शायद धर्म के आधार पर नियुक्ति हो सकती है। हाँ, एक बहुत ही सीमित और विशिष्ट अपवाद जरूर है। ये अनुच्छेद 16 के खंड 5 में दिया गया है। ये कहता है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो ये प्रावधान करे कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था, रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन, के कामकाज से जुड़ा कोई पद है या उसकी मैनेजमेंट कमेटी का कोई सदस्य है, तो उस पद पर नियुक्ति के लिए ये शर्त लगाई जा सकती है कि वो व्यक्ति उसी विशेष धर्म को मानने वाला हो या उसी विशेष संप्रदाय का हो। अच्छा, मतलब अगर कोई मंदिर ट्रस्ट है या वक्फ बोर्ड है। हाँ, उदाहरण के लिए, तो वहां के पुजारी या मौलवी या मैनेजमेंट के सदस्य के पद के लिए ये शर्त रखी जा सकती है कि वो उसी धर्म का अनुयायी हो। ये उस संस्था के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए जरूरी समझा गया है।
लेकिन ये एक अपवाद है, सामान्य नियम नहीं। समझ गए। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो एक मोटी तस्वीर ये उभरती है कि भारतीय संविधान एक तरफ तो हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपनी मर्जी का धर्म मानने, न मानने, उसका पालन करने और यहाँ तक कि उसका प्रचार करने की भी काफी विस्तृत स्वतंत्रता देता है। जी हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता काफी व्यापक है। लेकिन साथ ही ये स्वतंत्रता बेगाम नहीं है, इसे हवा में नहीं छोड़ा गया है। इसे समाज के कुछ बड़े हितों के साथ संतुलित करने की कोशिश की गई है, जैसे कि समाज में शांति बनी रहे, लोक व्यवस्था, नैतिकता का पालन हो, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और जरूरत पड़ने पर सामाजिक सुधार भी किए जा सकें। बिल्कुल सही, ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी संतुलन के तहत हमने देखा कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भी अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बचाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, खासकर अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार। और राज्य का क्या रोल है? राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, न तो किसी धर्म को बढ़ाने के लिए टैक्स लगाएगा, न सरकारी पैसे का इस्तेमाल करेगा और न ही पूरी तरह सरकारी स्कूलों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देगा। हाँ, और नौकरियों में भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सिवाय उन धार्मिक संस्थाओं वाले सीमित अपवाद के। तो ये सब दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने कितनी बारीकी से, कितनी संवेदनशीलता से एक तरफ व्यक्ति की आस्था और अंतरात्मा की स्वतंत्रता और दूसरी तरफ समाज के सामूहिक जरूरतों और व्यवस्था के बीच एक बहुत ही नाजुक रास्ता बनाने की कोशिश की है। एकदम सही कहा आपने, ये वाकई एक नाजुक संतुलन है। और क्योंकि ये संतुलन इतना नाजुक है और हमारा समाज लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है, इसीलिए इन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कैसे हो, इन्हें लागू कैसे किया जाए, ये मुद्दे हमेशा से बहस का, अदालती विचार विमर्श का और कभी-कभी विवाद का भी विषय रहे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो शायद कभी पूरी तरह से हल नहीं होते, बल्कि समय के साथ इनका रूप बदलता रहता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए कि जब किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का दावा समाज सुधार के किसी बड़े लक्ष्य से या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत से टकराता है, तो इस टकराव को सुलझाने का और वो जो नाजुक संतुलन है उसे साधने का सबसे उचित, सबसे न्यायपूर्ण तरीका क्या हो सकता है? इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ। नमस्कार। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 32 इसकी आत्मा और हृदय है। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है। आखिर ऐसा क्या खास है इस अनुच्छेद में? इसे इतना ऊंचा दर्जा क्यों? ये वाकई एक गहरा सवाल है और इसका जवाब आप देखिए हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ा है। अनुच्छेद 32 असल में वो जरिया है, वो तरीका है जो हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को सिर्फ कागजी वादे नहीं रहने देता, अच्छा, बल्कि उन्हें हकीकत में लागू करवाता है। ये हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचार मतलब अगर हमारे मौलिक अधिकारों को कोई ठेस पहुंचे तो संविधान खुद ही उसका इलाज भी बताता है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें शायद ये रिट्स, जिन्हें अंग्रेजी में रिट्स कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना? See, this is what you call, एकदम सही पकड़ा आपने। ये रिट्स ही वो असली, मतलब कहना चाहिए, औजार हैं जिनके जरिए न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। आज हम इसी अहम विषय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इन उपचारों और खासकर 5 मुख्य प्रकार की रिट्स को समझने में काफी मदद करेगी। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर कोई आंच आती है तो संविधान उन्हें बचाने के लिए क्या रास्ते देता है। जी। हम इन 5 रिट्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा, इनको थोड़ा बारीकी से जानेंगे। हाँ। कौन इन्हें जारी कर सकता है, कब करता है और असल में ये हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है। हाँ, हम इन 5 रिट्स के मतलब, उनके पीछे का इरादा क्या है और उनके इस्तेमाल की जो खास स्थितियां हैं उनको समझेंगे। और ये जानना, मैं समझता हूँ, हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अधिकार किसके पास है, मतलब ये रिट्स कौन जारी कर सकता है? देखिए, संविधान ने ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति हमारी 2 प्रमुख अदालतों को दी है। अच्छा। सबसे पहले देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। संविधान का अनुच्छेद 32 खुद ही सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत देता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सीधे रिट जारी करके
मामले में दखल दे सकता है। यानी अगर मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ अनुच्छेद 32 के तहत। जी हाँ, बिल्कुल। ये सीधी पहुंच का प्रावधान है। और दूसरी तरफ है राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स। ओके। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स को भी रिट जारी करने का अधिकार है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? बताइए। हाई कोर्ट्स का जो रिट जारी करने का दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ मामलों में ज्यादा व्यापक है। अच्छा, कैसे? वो न सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर बल्कि किसी भी अन्य कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट के हनन पर भी रिट जारी कर सकते हैं। ओह, अच्छा, ये तो एक बहुत अहम फर्क है। यानी अगर कोई मामला सीधे तौर पर मौलिक अधिकार का नहीं है पर किसी और कानूनी अधिकार के उल्लंघन का है तो हाई कोर्ट जाना ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। हाँ, कहा जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा ऐसे मामलों में भी खटखटाया जा सकता है। ये जो लचीलापन है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो हुई रिट जारी करने वाली अदालतों की बात। अब थोड़ा मौलिक अधिकारों पर आते हैं। संविधान का भाग 3 हमें कई सारे मौलिक अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार असल में लागू कैसे होते हैं? मान लीजिए किसी सरकारी अधिकारी ने कोई गलत कार्रवाई कर दी। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई जरूरी कार्रवाई की ही नहीं। ये भी उतना ही अहम है। हाँ, ये भी सही है। मौलिक अधिकार तब लागू करवाए जा सकते हैं जब किसी सरकारी प्राधिकरण की किसी कार्रवाई या उसकी निष्क्रियता से उनका उल्लंघन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ गलत करने पर ही अधिकार प्रभावित होते हैं, कई बार कुछ जरूरी न करने से भी होते हैं। और इसीलिए इन्हें न्यायोचित यानी जस्टिशेबल कहा जाता है। मतलब इनके हनन पर हम सीधे अदालत जा सकते हैं। सरकार ये नहीं कह सकती कि अरे ये तो बस अच्छी बातें हैं, इन्हें लागू नहीं कर सकते। एकदम सही। मौलिक अधिकार सिर्फ नैतिक घोषणाएं नहीं है, ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हैं। और यहीं पर यह जानना जरूरी है कि संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी डीएसपी, हाँ, डीएसपी, वो न्यायोचित नहीं है। वो सरकार के लिए एक तरह का मार्गदर्शन है, बिल्कुल, लेकिन उन्हें लागू करवाने के लिए आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। और ये बात तो वाकई बहुत खास है कि अनुच्छेद 32 जो इन अधिकारों को लागू करवाने का जरिया है वो खुद भी एक मौलिक अधिकार है। हाँ, और शायद इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आप सोचिए, अगर अधिकार दे दिए जाएं लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई पक्का गारंटी वाला तरीका ना हो तो उन अधिकारों का क्या मतलब रह जाएगा। सही बात है। अनुच्छेद 32 ही वो गारंटी है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को मायने देती है, उन्हें असली ताकत देती है। तो अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके पास सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प हमेशा खुला है अनुच्छेद 32 के तहत। बिल्कुल, ये सीधी पहुंच का अधिकार ही इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। क्या कोई ऐसी स्थिति भी है जब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मदद करने से मना कर दे? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत राहत देने से सिर्फ तभी इनकार कर सकता है जब उसे लगे कि याचिकाकर्ता के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ ही नहीं है। अच्छा। अगर उल्लंघन साबित होता है तो उपचार देना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः ये नहीं कह सकता कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। हालांकि व्यवहार में ऐसा सुझाव दिया जा सकता है, पर अधिकार तो सीधा जाने का है। ये तो बहुत मजबूत सुरक्षा कवच लगता है। चलिए अब उन 5 शक्तिशाली हथियारों यानी रिट्स पर एक एक करके आते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस। नाम थोड़ा भारी है, इसका मतलब क्या है? हैबियस कॉर्पस ये एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब है शरीर प्रस्तुत किया जाए, या कह लीजिए हमें शरीर चाहिए। शरीर चाहिए। हाँ, इसका मकसद बहुत सीधा और बहुत शक्तिशाली है। किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत या बंदी बनाए जाने से बचाना। अगर किसी को लगता है कि उसे या किसी और को गलत तरीके से मतलब अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो ये रिट जारी करवाई जा सकती है। तो ये तो व्यक्तिगत आजादी का सबसे बड़ा पहरेदार हुआ। मैंने पढ़ा है कई लोग इसे मानव स्वतंत्रता का सबसे बड़ा अग्रदूत भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक। ये रिट सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति की आजादी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना न छीनी जाए। और एक बेहद अहम बात यह है हाँ, कि ये रिट सिर्फ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, अगर उन्होंने किसी को जबरदस्ती कैद कर रखा हो। अरे वाह, ये तो बहुत व्यापक सुरक्षा देता है। ये कब जारी की जाती है? क्या किसी भी तरह की गिरफ्तारी पर? नहीं, किसी भी गिरफ्तारी पर नहीं। ये तब जारी होती है जब गिरफ्तारी या हिरासत कानून की नज़र में अवैध हो, मतलब कानून द्वारा जो तय प्रक्रिया है उसका पालन न किया गया हो।
अदालत देखती है कि हिरासत का कोई कानूनी आधार है भी या नहीं। क्या इस रिट से जुड़ा कोई चर्चित मामला है जो आप बताना चाहें? हाँ, एक बहुत ही कहना चाहिए विवादास्पद मामला रहा है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976, जिसे हेबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। उस मामले में इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं की जा सकती। इस फैसले की बाद में बहुत आलोचना हुई और इसे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। हालांकि बाद में संवैधानिक संशोधनों के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये जानना बहुत जरूरी था। चलिए अब अगली रिट पर आते हैं, परमादेश, मैंडमस। इसका क्या मतलब है? मैंडमस ये भी लैटिन है। यस, इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। जी, ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या कोई सरकारी विभाग, निगम या निचली अदालत अपना वो कानूनी कर्तव्य, अपनी पब्लिक ड्यूटी निभाने से इनकार कर दे या उसमें असफल रहे जिसे निभाना उसकी जिम्मेदारी है। तो ये एक तरह से सरकारी मशीनरी को उसका काम याद दिलाने और करवाने का आदेश है। जैसे अगर कोई नगर निगम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा या कोई अधिकारी है जो जरूरी लाइसेंस जारी नहीं कर रहा। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी तंत्र अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। आप सोचिए, ये प्रशासनिक सुस्ती या फिर मनमानी के खिलाफ एक बहुत मजबूत हथियार है। ये सरकार को उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये किसके खिलाफ जारी हो सकती है? क्या किसी निजी कंपनी के खिलाफ भी? नहीं, परमादेश मुख्य रूप से सार्वजनिक निकायों यानी पब्लिक बॉडीज और अधिकारियों के खिलाफ ही जारी होती है, जैसे सरकारी विभाग, निगम, निचली अदालतें, ट्रिब्यूनल या सरकार खुद। अच्छा, ये निजी व्यक्तियों या निजी कंपनियों के खिलाफ या सिर्फ संविदात्मक दायित्वों मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को लागू करवाने के लिए जारी नहीं की जा सकती। क्या इसकी कोई और सीमाएं हैं? क्या ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ जारी हो सकती है? नहीं, इससे भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। साथ ही अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपनी न्यायिक क्षमता में काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं होती। एक और दिलचस्प बात सामने आई थी कि अगर सरकार ने कोई टैक्स गैर कानूनी तरीके से वसूला है तो उसे वापस करने के लिए भी ये रिट काम आ सकती है। जी हाँ, ये इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है। अगर वसूली अवैध पाई जाती है तो परमादेश के जरिए राज्य को वो पैसा लौटाने का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है। तीसरी रिट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका मतलब तो नाम से काफी जाहिर है, रोकना। सही पकड़ा। प्रतिषेध का सीधा सा मतलब है मना करना या रोकना। ये रिट एक उच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अपनी निचली अदालत या किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को जारी की जाती है। किस लिए जारी की जाती है? क्या रोकने के लिए? ये तब जारी होती है जब वो निचली अदालत या संस्था अपने अधिकार क्षेत्र, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई काम कर रही हो या फिर ऐसा कोई काम कर रही हो जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा, ये उसे वहीं रोक देती है, आगे बढ़ने से मना कर देती है। तो ये मुख्य रूप से न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के लिए है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नहीं। हाँ, पारंपरिक रूप से ये इन्हीं के खिलाफ जारी होती है। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को उसके सही दायरे में रखना है। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल उठता है, ये रिट कब जारी की जाती है? क्या जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी होती है तब? नहीं, यहीं पर ये अगली रिट जो उत्प्रेषण है उससे अलग है। प्रतिषेध रिट कार्यवाही के चलते हुए जारी की जाती है, ड्यूरिंग पेंडेंसी। ओह अच्छा, चलते हुए। हाँ, इसका मकसद ही गलत कार्यवाही को आगे बढ़ने से रोकना है। ये एक तरह का निवारक उपाय है, प्रिवेंटिव। सोचिए जैसे ट्रैफिक पुलिस आपको गलत रास्ते पर जाने से पहले ही रोक देती है। समझ गए। तो ये कार्यवाही को बीच में ही रोक देती है। अब आते हैं चौथी रिट पर, उत्प्रेषण, सर्टरॉरी। इसका मतलब क्या है? सरशरारी, इसका लैटिन में मतलब है प्रमाणित होना या और अधिक सूचित किया जाना। ये रिट भी उच्च अदालत द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है, लेकिन इसका उद्देश्य थोड़ा अलग है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है निचली अदालत द्वारा दिए जा चुके किसी फैसले या आदेश को रद्द करना, क्वॉश करना, अगर वो फैसला गैर कानूनी पाया जाता है, या फिर निचली अदालत के रिकॉर्ड्स को अपने पास मंगवाकर उसकी समीक्षा करना, रिव्यू करना। तो ये फैसला आने के बाद इस्तेमाल होती है। प्रतिषेध पहले रोकता है
और उत्प्रेषण बाद में सुधारता है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं, प्रतिषेध निवारक है, प्रिवेंटिव, जबकि उत्प्रेषण सुधारात्मक है, क्यूरेटिव। उत्प्रेषण रिट तब जारी होती है जब निचली अदालत ने, मान लीजिए, पहला, अपने अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया हो, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। दूसरा, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया हो, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। ओके। या तीसरा, फैसले में कानून की कोई साफ साफ गलती कर दी हो, एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये निचली अदालतों के फैसलों की कानूनी वैधता की जांच करती है। मैंने सुना था कुछ लोग इसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं। हाँ, ये उपमा काफी सटीक बैठती है, क्योंकि ये फैसला हो जाने के बाद उसकी जांच पड़ताल करती है और अगर जरूरी हो तो उसे रद्द कर देती है। चलिए अब पांचवी और आखिरी रेट पर आते हैं, अधिकार पृच्छा, को वारेंटो। ये नाम भी दिलचस्प है। क्वो वारेंटो, इसका मतलब है किस अधिकार से, या आपका क्या अधिकार है, बाय व्हाट अथॉरिटी। किस अधिकार से? हाँ, ये रिट किसी व्यक्ति से ये पूछने के लिए जारी की जाती है कि वो किस कानूनी अधिकार के तहत कोई सार्वजनिक पद, कोई पब्लिक ऑफिस धारण कर रहा है। यानी अगर किसी को शक है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर गलत तरीके से बैठ गया है, उसकी योग्यता नहीं है या नियुक्ति गलत है, तो ये रिट काम आ सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर है और उसकी नियुक्ति या योग्यता पर सवाल है, तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति, मतलब कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, इस रिट के लिए अदालत जा सकता है। अच्छा, कोई भी? हाँ, इसमें लोकस स्टैंडाई का नियम थोड़ा शिथिल है। अदालत फिर उस व्यक्ति से पूछेगी कि भाई आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। अगर वो संतोषजनक जवाब या कानूनी आधार नहीं दे पाता, तो अदालत उसे उस पद से हटा सकती है। तो इसका मकसद सार्वजनिक पदों पर गलत लोगों को बैठने से रोकना है? एकदम सही। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक पद कानून और संविधान के अनुसार ही भरे जाएं, न कि किसी की मनमर्जी या धोखेधड़ी से। क्या इसे जारी करने के लिए कुछ खास शर्तें हैं? क्या ये किसी भी पद के लिए जारी हो सकती है? नहीं, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। एक तो पद सार्वजनिक होना चाहिए, निजी नहीं। ठीक है। दूसरा, उस पद का सृजन कानून या संविधान द्वारा होना चाहिए। तीसरा, पद स्थायी प्रकृति का होना चाहिए, सब्सटैंटिव, मतलब वो सिर्फ किसी की इच्छा पर निर्भर या पूरी तरह अस्थायी ना हो। ओके। और चौथा, उस व्यक्ति द्वारा पद ग्रहण करने में संविधान या किसी कानून का स्पष्ट उल्लंघन हुआ हो। ठीक है, तो ये थी 5 महत्वपूर्ण रिट्स। वैसे हमारी बातचीत में एक और शब्द का जिक्र आया था, पृथक्करणीयता, सेवरेबिलिटी। क्या ये भी कोई रिट है? नहीं, पृथक्करणीयता कोई रिट नहीं है। यह असल में संविधान की व्याख्या का एक सिद्धांत है, एक डॉक्ट्रिन है। अच्छा, सिद्धांत? हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर किसी कानून का कोई हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो अदालत सिर्फ उस असंवैधानिक हिस्से को रद्द कर सकती है, बशर्ते वो हिस्सा बाकी कानून से अलग किया जा सके। पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है। तो इसका रिट से सीधा संबंध नहीं है, ये कानून की वैधता जांचने का एक तरीका है। समझ गए। तो आज हमने भारतीय संविधान के इस बेहद शक्तिशाली पहलू को समझा। ये 5 रिट्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत हमारे मौलिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों को दिए गए बहुत जरूरी उपकरण हैं। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, अनुच्छेद 32 का संविधान की आत्मा कहलाने का कारण यही है। ये सिर्फ अधिकारों की घोषणा नहीं करता, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने, उन्हें लागू करवाने का एक ठोस, एक प्रभावी रास्ता देता है। ये हमारे लोकतंत्र की, कह सकते हैं, रीढ़ है। वाकई इन संवैधानिक उपचारों के बारे में जानना हर नागरिक के लिए कितना जरूरी है। ये सिर्फ कानूनी जानकारी नहीं है, ये हमें हमारे अधिकारों के प्रति सजग बनाता है, जागरूक बनाता है। बिल्कुल, ये हमें ये समझने की ताकत देता है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, राज्य या कोई प्राधिकरण मनमाना रवैया अपना रहा है या अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो हमारे पास चुप रहने के अलावा और भी रास्ते हैं। हमारे पास कानूनी सुरक्षा उपलब्ध है। ये ज्ञान ही, मैं समझता हूँ, असली सशक्तिकरण है। जाते रहते एक विचार मन में आ रहा है। हमने बात की कि मौलिक अधिकार भाग 3 न्यायोचित हैं, उन्हें कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 न्यायोचित नहीं है। हाँ, ये एक बुनियादी अंतर है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि निर्देशक तत्वों का कोई खास महत्व नहीं है, या फिर सोचने वाली बात यह है कि भले ही हम निर्देशक तत्वों को सीधे रिट्स के जरिए लागू नहीं करवा सकते, क्या फिर वो हमारी कानूनी और सामाजिक व्यवस्था पर कोई असर डालते हैं? क्या अदालतें कानूनों की व्याख्या करते समय या सरकारें नीतियां बनाते समय इनसे प्रभावित होती हैं?
और क्या इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप से उस माहौल को नहीं बनाते जिसमें हमारे मौलिक अधिकार सांस लेते हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व भले ही कानूनी रूप से अलग-अलग स्तर पर हों, पर एक बेहतर समाज बनाने के लक्ष्य में शायद एक दूसरे के पूरक ही हैं। इस पर यकीनन विचार करना जरूरी है।